हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे को एक स्टूडेंट ने एक क्वेरी भेजी है कि सर आप एक ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन प्लीज़ जो पायनियर लिमिटेड वाला है वो सॉल्व करवा दीजिए। तो आज हम एक कैश फ्लो के स्टेटमेंट का क्वेश्चन को समझेंगे कि सर क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ लेस होती है। सर हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी कब ऐड कर रहे हैं, कब लेस कर रहे हैं, ये हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पुराना है 2015 का, बट इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में भी अब सिर्फ आपका ईयर चेंज हो जाता है और 2021-22 का क्वेश्चन इस तरीके से करके बनाया जा सकता है। ठीक है, बट हमारे को कॉन्सेप्ट समझना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है सर। तो सर अब देखिए सर, ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। जब हम पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट दे रखी है हमारे को पायनियर लिमिटेड की, तो हमारे को शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमारे को यही नहीं पता चल पाता। तो देखिए 2-2 साल का सर इसमें ये दे रखा है हमारे को, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एक बार हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि सर इसके अंदर जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है। एक ब्रीफली हम आइडिया ले रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अब सर एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स में फिक्स असेट, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश का बैलेंस, ये हमारे को दे रखा है। ठीक है सर। सर एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जो इसमें ईयर मेंशन करे हुए हैं 2014 और 2015, इसका मतलब क्या हुआ, जो लेटेस्ट ईयर है वो 2015 है और जो प्रीवियस ईयर था वो आपका 2014 है। ठीक है, चलिए ओके सर, अभी तक तो हमारे को इतना समझ में आ गया। अब सर ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं सर? नोट्स टू अकाउंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको बैलेंस शीट में जो चीज़ें दी गई हैं उसको किस तरीके से लाया गया है, उसका आपको एक डिटेल्ड वर्जन इसमें पता चल जाता है। ठीक है सर। तो अब सर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखी हैं, प्रोविजन फॉर डिविडेंड एंड टैक्सेशन, फिक्स असेट्स का दे रखा है बैलेंस आपको। ठीक है, कि सर आपने देखा था कि भाई फिक्स असेट्स का हमारे पास अगर बैलेंस था तो 5 लाख रुपए था, अब टेंजिबल असेट्स में 5 लाख रुपए के एसेट्स हैं, पर उसके अंदर क्या क्या है तो वो हमारे को डिटेल में पता चल जाएगा कि भैया आपके पास टेंजिबल एसेट दो तरीके के हैं, उसमें आपका इक्विपमेंट भी है, फर्नीचर भी है। सर आप इसमें अलग से क्यों बता रहे हो? इसमें अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर आपका डेप्रीसिएशन लगता है। तो सर डेप्रीसिएशन का क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सर आगे चलते हैं। फिर सर इंटेंजिबल असेट्स दे रखा है सर, उसकी भी अमाउंट कम हुई है, उसका भी कोई रीज़न है? बिल्कुल रीज़न है, उसको हम देखेंगे समझेंगे। फिर कैश एंड कैश इक्विवलेंट का बैलेंस दे रखा है आपको, कैश का भी और बैंक का भी। ठीक है, चलिए अब सर कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वर्स परचेस, ये हमने परचेस किया है और कुछ हमने बेचा भी है और उसको हम उसमें हमारे को लॉस हो गया। ठीक है सर, चलिए अब सर ये तो सोल्यूशन दे रखा है सर। अगर हम हमारे पास सर एग्जाम में तो सोल्यूशन होगा नहीं, तो सर हम इसको कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं सोल्यूशन इसमें हुआ है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सोल्यूशन से ही समझा भी दूं, पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि आपको कम से कम ये सोल्यूशन जो अभी बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि सर ये 2,70,000 कैसे आया, सर ये क्यों ऐड कर दिए हैं सर, फिर इसमें ये कहाँ से चीज़ें आ गई सर, ये सारी चीज़ें, फिर सर ये अमाउंट लेस हो गया, फिर सर तो इस तरीके से सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको लेकर चलेंगे। देखिए जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ये दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब सर हम कैसे पहचानेंगे ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? जो आप कर सकते हैं, जो भी आपके उसमें लिखा हुआ होगा, ये जो क्वेश्चन अगर आपको जानना चाहते हैं तो ये इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है सर। सर इनडायरेक्ट मेथड का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे पहले आपको उसमें किसी भी तरीके के डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, पहली चीज़। ठीक है, सिर्फ आप कैसे शुरुआत करते हैं, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लेना होता है और उसी से ही आप अपना स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कहाँ से लेंगे सर? देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है आपको। सबसे पहले आपको जाना है, देखिए ये एक सेकेंड आपका मैं दिखा देता हूँ, ये रहा सर नेट प्रॉफिट, ये रहा। आपको दिख रहा है ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका क्या मतलब हुआ, 2014 से लेकर 15 के बीच में आपने कितने रुपए कमा लिए? सर आपकी जेब में पहले 2 लाख रुपए थे, अब 3.5 लाख रुपए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है सर। तो अब सर अब इसके बाद हमारे को इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। सर किस तरीके की एडजस्टमेंट होती हैं? वो एडजस्टमेंट जो कि आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है। सर अब कुछ समझ में नहीं आया, आप हमारे को डिटेल में समझा दीजिए कैसे कहना चाहते हैं आप। देखिए
जब भी हम बिजनेस को चलाते हैं तो उसमें दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, जब आप ऑपरेटिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग क्या मतलब होता है कि भाई सर टर्नओवर आपकी कुछ भी हो, आप कितना ही कभी माल बेचो, पर नॉन ऑपरेटिंग है, ये खर्चा तो आपका होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई सर सर मान लीजिए कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, पता चला लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में आपका दुकान तो आपकी खुली नहीं, पर जो आपकी मशीन आपने खरीदी थी उस पे डेप्रिसिएशन लग गया। भाई मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। मान लो आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी आप चलाएं मत चलाएं, पर उस पर डेप्रिसिएशन तो लगता ही है। तो सर तो मतलब आपका कहने का मतलब क्या हुआ सर, डेप्रिसिएशन एक तरीके का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आप ऑपरेटिंग करें ना करें, आप काम करें ना करें, आप माल बेचे ना बेचे, वो खर्चा आपका होकर ही रहेगा। ठीक है सर, अब ये चीज़ें हमारे समझ में आ गई हैं। ठीक है सर। अब सर अब सर ये प्रोपोज डिविडेंड और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं भी आपको एडजस्टमेंट में ये सारी चीज़ें दिखती हैं, इसका मतलब ये आपको अपने प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है। सर ऐड क्यों करते हैं? हम ये मानते हैं कि भाई ये आपने इसी साल पे किया है। ठीक है? तो नॉन कैश एक्सपेंस जो भी होगा सर, नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है? इसके अगर आप एग्जांपल चाहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। फिर सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह जो आपके ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है, और कोई भी अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपको तो वो उसको लेस कर दिया जाएगा। ठीक है सर। अब सर थोड़ा सा ना क्वेश्चन से भी बता दीजिए, थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा हमारे को कि क्वेश्चन भी इस तरीके से आपने जो अभी तक बताई हैं बातें, कि हमारा क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो रहा है। और सर अब अच्छा सा भी लग रहा है कि हम ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ही पहले लेकर चलता हूँ। ठीक है ना, इन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है, क्योंकि अगर मैं भी अपना सॉल्यूशन करता तो मैं भी इसी तरीके से करता। अब सर मैंने आपको बताया था कि देखिए 3.5 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख का पहले था, तो आपने कितने रुपए कमा लिए? 1.5 लाख रुपए कमा लिए। हाँ सर, ये आपने पहले ही बता दिया था हमारे को। अब इसमें सर प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड ऐड कर दिया, जो मैंने आपको बताया था कि हम ये मानकर चलते हैं, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड, आप डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक तरीके से वो होता है कि आपने किसी की कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आपने प्रपोज डिविडेंड दिया है, हम ये मानकर चलते हैं कि, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ, कि सर यही वाला क्यों लिया? सर ये वाला इसलिए लिया, हम करंट ईयर का ही मानकर चलते हैं कि हमने यही साल इतना हमने दिया होगा और कमाया होगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, हमने 70,000 रुपये जो डिविडेंड बांटी, ये भी हमने प्रॉफिट कमाया तभी डिविडेंड बांटी। और सर जो 50,000 रुपये हमने टैक्स दिया, ये भी हमने क्या किया, कमाया होगा तभी टैक्स दिया। तो सर हमने टोटल कितना कमा लिया? टोटल हमने कमा लिया 2,70,000 रुपये। ठीक है सर, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि सर ये 2,70,000 कैसे आया था। अभी तक तो बिल्कुल हमारे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है सर। अब सर ये 2,70,000 तो आ गया समझ में। अब सर ये डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, फर्नीचर और ये सब क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया था, आपको जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप लेंगे, अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया समझ में? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या है सर? इसमें हमारे को नॉन कैश एक्सपेंस को हम जोड़ देते हैं, ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम जोड़ देते हैं, और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है सर। अगर कोई सर एग्जांपल होगा तो इससे हम समझ भी लेंगे। अब सर डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट की बात करा, तो हमने देखिए डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट क्या है? ये खर्चे वो हैं जो आपके प्रॉफिट को कम दिखा रहे हैं, जबकि इससे आपका कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। भाई अब आप घर, आपकी आपके पड़े पड़े ऑफिस में दुकान पर मशीन घिस गई, तो उससे आपकी कैश पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया कि भैया इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 15,000 ऐड कर दिया। इसी तरीके से फर्नीचर पे जब मैंने आपको दिखाया था टेंजिबल एसेट दो तरीके के हैं, तो दोनों पर डेप्रिसिएशन को हमने ऐड कर दिया। फिर सर इंटेंजिबल एसेट्स पर क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स का एमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है ना, एमोर्टाइजेशन होता है। तो अब सर आपने देखा था 1 लाख की जगह 95,000 हो गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपये का वो भी हो गया, तो हमने उसको भी ऐड कर दिया। अब सर देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आपने एग्जांपल नहीं बताया था, तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल हो जाता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि जो भी आपने इक्विपमेंट बेचा, अब सर इक्विपमेंट बेचना आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हो नहीं सकती कि आप रोज रोज ही इक्विपमेंट बेच रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या, और इसमें आपको लॉस हो गया। अच्छा सर प्रॉफिट हो जाता तो क्या करते, इसको हम लेस कर देते। अब सर लॉस हुआ तो इसलिए हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
इसकी वजह से आपका प्रॉफिट एक्चुअल में जो है वो कम हो गया होगा, जबकि आप ये रोजाना तो एक्टिविटीज करेंगे नहीं। अब ये जो 3,25,000 आया, ये हमारा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि जो ये आपका हर साल इतना लगभग होना चाहिए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सर, अब ये प्लस माइनस ये क्या हो रहा है सर, ये बता दीजिए, इस और अच्छा लगेगा हमारे को। देखिए, जब भी आपका ट्रेड पेबल, मतलब ट्रेड पेबल होता है कि आपकी देनदारी है, अगर आपकी देनदारी कम हो रही है, मतलब कि पहले किसी के 5,000 रुपये देने थे, अब आपको किसी के सिर्फ 3,000 देने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2,000 रुपये किसी के पे कर दिए। तो सर 2,000 पे कर दिए, तो इसका मतलब आपका कैश कम हो गया, कम हो गया तो आप माइनस करेंगे। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल मतलब 5,000 की जगह 3,000 हो गया, इसका मतलब आपने किसी की पेमेंट कर दी है, इसलिए यहां पर माइनस कर दिया गया। फिर सर प्लीज आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब आपको घर का किराया देना था, आज आपने दिया नहीं, नहीं दिया तो पहले मान लो जीरो बैलेंस था, अब आपको उसके 2,000 रुपये देने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यहां पर उसने ऐड कर दिया गया। सर ट्रेड रिसीवेबल को माइनस क्यों किया, क्योंकि इसको इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि अभी आपको इसका पैसा मिला नहीं है, ठीक है। और फिर इन्वेंट्री को माइनस क्यों किया सर, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज, मतलब अगर कोई स्टॉक आपने परचेज किया है तो आपको उसका माइनस, क्योंकि पैसा अगर आपने स्टॉक बढ़ा है आपका तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। सर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, मतलब पहले आपने 2,000 का था, अब 4,000 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, सर आपने किसी को माल बेचा था, ठीक है ना, उससे 2,000 रुपये लेने थे, अब उसको और माल बेच दिया तो अब 4,000 रुपये लेने हैं, पर इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पैसा तो आया नहीं, तो पैसा नहीं आया तो हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सर उसमें से टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इसमें आपको जो भी आपने इनकम मिली है आपको इन्वेस्ट करने से, या फिर आपने कोई इक्विपमेंट बेचा है, तो उससे आपको ये जो इनकम होती है वो आप इसमें लिख सकते हैं, या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है तो आप उसको माइनस कर देंगे। ठीक है सर, तो सर हमने प्रोसीड इक्विपमेंट बेचा था 30,000 रुपये का, वो हमने पैसा आ गया हमारे पास तो प्लस, ठीक है, और पैसा गया तो माइनस, ये दोनों, ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। तो सर 1,50,000 रुपये हमारे को इन्वेस्टिंग से कम आ गए, और ऑपरेटिंग से हमारे को 1,72,000 रुपये मिले। तो सर इसका मतलब अगर हम इन दोनों का देखें तो सर 22,000 पॉजिटिव में है हम। हाँ बिल्कुल, 1,72,000 में से आप 1,50,000 माइनस करेंगे तो 22,000 आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है सर। अब सर फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, इसमें अगर आपने कोई कैपिटल रेज करी है या आपने कोई डिविडेंड दी है तो सर वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है सर, हमने सर पैसा, सर 2,00,000 रुपये कैसे आ गया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सर इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, पहले 5,00,000 रुपये थी, अब 7,00,000 रुपये हो गई, इसका क्या मतलब हुआ, 2,00,000 रुपये आपने पैसा रेज कर लिया। अब जब आप क्वेश्चंस की इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है सर, तो ये 2,00,000 रुपये तो सर ऐसे आ गया, और जो हमने बैंक लोन की पेमेंट करी है 50,000 की वो हमने पे कर दिया, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमने जो 50,000 का पे किया। अब सर ठीक है सर, ये 1,00,000 रुपये आ गया। अब क्या होता है, आप जब ये तीनों एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, इन तीनों बैलेंस को जोड़ने के बाद ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका कैश बैलेंस का था उसको आप जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस जो आ जाएगा, ये आंसर आपका टैली हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसी से इस अब सर 22,000 रुपये तो सर पॉजिटिव यहाँ था, 22,000 में 1,00,000 जोड़ेंगे तो सर 1,22,000 हो जाता है, और 1,22,000 में अगर आप ओपनिंग का कैश जोड़ देते हैं तो आपका क्लोजिंग का कैश 3,27,000 आ जाता है, और जो कि आपका इसमें आंसर भी गिवन है। सर कैसे गिवन है ये आप चेक कर सकते हैं सर, 3,27,000। तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट में आपका ओरिजिनल ही क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर भी गिवन होता है, बस आपको देखने की कला आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मानकर चलता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है, कुछ इशू आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी ना किसी के लिए, आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो बन जाए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।